Welcome, dear friends. Once again, we are here to talk on government budget and the economy. And this is a very important lesson as it is a comparatively easier lesson, and especially it is beneficial for late bloomers. And today we are going to read with the help of this Sandeep Garg book and line by line reading. We will practicing for few months. So let us start government budget from Sandeep Garg book. In the modern world, every government aims at maximizing the welfare of its country, and our is a welfare based country. When we have adopted mixed economy, and as you know, mixed economy means what? Presence of public sector as well as private sector. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम कैपिटलिस्टिक ब्लॉक में जाएं या हम सोशलिस्टिक ब्लॉक में जाएं। इसका जो लीडर था यूएसएसआर था और इसका यूएसए था, और दोनों ही ब्लॉक वर्ल्ड को आग के गोले के समान प्रज्वलित कर सकते थे, इसका हमेशा डर था। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी इरप्ट हो सकता था, जिसको कहते हैं डाईपोलर वर्ल्ड। दो पोल्स थे, एक पोल पर अगर यूएसएसआर को मान लिया जाए तो दूसरे पोल पर यूएसए था, और इसी के बीच में बाकी कंट्री जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी कंट्री इंडिपेंडेंट हुए तो उन कंट्रीज़ को अपने अपने ब्लॉक में मिलाना चाहते थे ये दोनों कंट्री। तो इंडिया ने उस समय ऐसा सोचा कि इन दोनों के साथ जाने का, एक के साथ जाने का मतलब एक दूसरे से दुश्मनी, और दूसरे के साथ जाने मतलब पहले से दुश्मनी। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ने सोचा कि हम न्यूट्रल रहना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश को भी रिसोर्स अंग्रेज़ों के एक्सप्लॉयटेशन से हम जस्ट बाहर निकले हैं, और बहुत सारे पहले भी फॉरेन इन्वेडर्स हुए, इसका अंग्रेज आए तो उन्होंने इस कंट्री को रीयून कर दिया था, सारे ही सेक्टर को तबाह कर दिया था। एक समय जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। पहले प्रीवियस जो अटैकर्स थे जो लूट कर इस देश से ले गए सामान, जैसे कोहिनूर जैसा हीरा वगैरह, इसके बाद अंग्रेज जब आए तो उन्होंने और भी स्थिति खराब कर दी। तो चलिए, तो उसी आलोक में इस लेसन को समझेंगे कि अभी मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अडॉप्ट किया था। तो हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करने का पर्पस ही था जहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर की भूमिका हो, जैसे हमने आईपीआर, थोड़ा सा रिवीजन का भी पार्ट बन जाएगा ये। आईपीआर 1956 से हमने अडॉप्ट किया था, और उसमें हमने 3 तरह के इंडस्ट्रीज की का कैटेगराइजेशन किया था, ए, बी और सी। ठीक है, तीनों में हमने 17, 12 और रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ की बात की थी। मतलब 17 एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर और 12 गवर्नमेंट सेक्टर, और जॉइंट वेंचर भी हो सकता था इसका। मतलब बी में भी गवर्नमेंट सेक्टर ही होगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो थे वो 17 थे, और इसके बाद कंपेरेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट, इसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका हो सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर इसका, और बाकी जो जो इंडस्ट्री थी उसमें सी सेक्टर में आती थी। चलिए, तो हम वेलफेयर इकोनॉमी, हम मतलब कहने का मतलब ये था कि एक वर्ड वेलफेयर आया तो सभी कंट्री अपने इकोनॉमी का, अपने सिटीजन्स का वेलफेयर चाहती हैं, तो वेलफेयर से ये सब सारी बातें उभर कर आएंगी। खैर, इसमें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लीजिएगा। इन द मॉडर्न वर्ल्ड एवरी गवर्नमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ इट्स कंट्री। इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चरल में जैसे रोड है, जिसमें पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, रोड है, ब्रिजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स है, ये सभी टेली कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, चाहे कोई भी नेटवर्क हो। और इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें हमको करने की ज़रूरत है अगर हम वास्तव में वेलफेयर करना चाहते हैं तो। ऑल दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स ह्यूज एक्सपेंडिचर। अब यहाँ एक्सपेंडिचर की बात आ गई, और एक्सपेंडिचर जैसे ही आता है तो हमारे फिजिकल पॉलिसी, FISCL फिजिकल पॉलिसी में एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ अभी एक वर्ड आया है एक्सपेंडिचर। फिजिकल पॉलिसी के 2 कंपोनेंट हैं, एक्सपेंडिचर
यहाँ हमने लिखा है फिजिकल पॉलिसी के दो कंपोनेंट, एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। तो हम ये अभी हमारे यहाँ जस्ट एक्सपेंडिचर की बात आई है। चलिए, तो क्या कहता है कि ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर्स ह्यूज एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड। दिस रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की प्लानिंग चाहिए, उसकी एक पॉलिसी भी होनी चाहिए जो दिशा निर्देश दे किस दिशा में कैसे क्या करना है। द सोल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स इज बजट। अब इन सारी जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या करता है? जब हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर कहाँ करना है, किस सेक्टर में करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो कैसे एक्सपेंडिचर करना है, तो उसकी एक नीति होनी चाहिए, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, उसके लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए, उस सेट गोल्स होने चाहिए, उस अपने रिसोर्स को कैसे मोबिलाइज करना है, इसकी एक नीति होनी चाहिए। तो इसी की बात हो रही है। अ बजट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एक्शन फॉर द गिवन फिस्कल ईयर। तो बजट क्या है? बजट इज ए डॉक्यूमेंट, पहला पॉइंट क्या, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, उसमें क्या होता है, कंटेनिंग डिटेल्ड प्रोग्राम्स। ठीक है, उसमें एक पूरा प्रोग्राम का की रूपरेखा होगी और डिटेल में होगी, एंड पॉलिसीज, ठीक है, ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या एक्शन लेंगे आप फॉर द गिवन फिजिकल, उस फिजिकल ईयर में। अब हमारे यहाँ 1 अप्रैल टू 31 मार्च का ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, फिजिकल ईयर जो कह लो। ठीक है, अब आते हैं मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, इसको सर्कल करते हैं, एनुअल स्टेटमेंट। क्या है? एनुअल स्टेटमेंट। तो हमारा एनुअल स्टेटमेंट क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स। ठीक है, आय और एक्सपेंडिचर, व्यय। तो आय और व्यय का एक लेखा जोखा है, एक साल का लेखा जोखा है। ठीक है, द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर shown in the budget are not the actual figures, ये actual figures नहीं है केवल actual figures, but the estimated value, यहाँ ध्यान देना है, actual figure, estimated values for the coming fiscal year, आने वाले समय के लिए। fiscal year is taken 1 April to 31 March। तो क्या है? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट, आइटम वाइज एस्टिमेट्स, यहाँ एस्टिमेट्स पर वर्ड पर फोकस करेंगे, एस्टिमेट्स of receipts and expenditure during a fiscal year. The receipt and expenditures shown in the budget are not in the actual figure but the estimated values for the coming fiscal year. Fiscal year is taken, तो ये complete हो गया। Important points of government budget। पहला point क्या है? Budget is prepared by the government at all levels। सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और लोकल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, विच प्रिपेयर्स इट्स रेस्पेक्टिव एनुअल बजट। ठीक है, हाउएवर वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर स्टडीज टू बजट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट नोन एज यूनियन बजट। तो अभी हम जिस बजट की बात कर रहे हैं वो क्या है? यूनियन बजट है। वैसे बजट तो हर लेवल पर, हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, पार्टी करते हैं, वही बजट। ठीक है, फैमिली बजट, सबकी सब बजट ही बजट है। लेकिन हम यहाँ जो बाई एंड लार्ज 3 तरह के बजट की ज़्यादा चर्चा की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट, स्टेट गवर्नमेंट बजट और लोकल बजट, चूँकि हम गवर्नमेंट बॉडी के बजट की बात हो रही है। लेकिन इस लेसन में जिस बजट की बात हो रही है वो कौन सा बजट है? यूनियन बजट, मतलब सेंट्रल बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात हम करेंगे। Estimated expenditures and receipts are planned as per the objectives of the government। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स, ठीक है, आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करती है कि किस मद में कितना खर्च करना है, किस सेक्टर को कितना बूस्ट करना है, क्यों करना है, उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स है, लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म विजन जो भी हैं, उनके हर गवर्नमेंट के अपने विजन होते हैं, उसके अनुसार वो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट की प्लानिंग होती है। इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? पार्लियामेंट, ऑन सच ए डे एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट, जिस तरह से प्रेसिडेंट डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, तो प्रेसिडेंट जिस तरीके से डायरेक्ट करेंगे उसी हिसाब से उस दिन को वो प्रेजेंट किया जाएगा बाय कन्वेंशन। अब कन्वेंशन क्या है, परंपरा क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द एनुअल बजट। कौन प्रेजेंट करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द एनुअल बजट of the government on the first day of the February each year। तो 1 फरवरी को
बजट क्या होता है, प्रेजेंट किया जाता है। बजट इज प्रेजेंटेड ऑन द 1 फरवरी, ठीक है। 1 फरवरी को बजट क्या होता है, प्रेजेंट किया जाता है। बजट इज प्रेजेंटेड ऑन द 1 फरवरी। द फाइनेंस मिनिस्टर रीड्स आउट द बजट स्पीच इन द लोकसभा। कहाँ पढ़ा जाता है, लोकसभा में। ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन है। अ कॉपी ऑफ द यूनियन बजट इज लेड इन द राज्यसभा, और उसकी कॉपी राज्यसभा में रखी जाती है। सून आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, ठीक है। जहाँ लोकसभा में पहले हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको कह लें, अगर इंग्लैंड की भाषा में कहें तो, है ना, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कह लें इसको, ठीक है। लोअर हाउस कहा जाता है इसको। तो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है और उसकी कॉपी कहाँ रखी जाती है, इसके प्रेजेंटेशन के बाद लोकसभा में प्रेजेंटेशन के बाद राज्यसभा में रखी जाती है। द बजट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। बजट को पार्लियामेंट से अप्रूवल जरूरी है। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल में से लागू होने के लिए जरूरी है कि वो पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल पाए। द स्टार्ट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल ईयर, ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग है। हमने कहा था पहले भी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है ना। तो ये द बजट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर। ये बजट क्या बताता है, फाइनेंशियल ईयर जो था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर, जो पिछले साल उसका गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा था उसकी सूचना देता है। एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द कमिंग फिजिकल ईयर, और आने वाले जो फिजिकल ईयर है उसकी पॉलिसीज कैसी होगी, मतलब पिछले का परफॉर्मेंस और आगे आने वाले की प्लानिंग, दोनों की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट प्रिपेयर्स द बजट टू फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। हर सरकार के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। These objectives are the direct outcome of government's economic, social and political policies. अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, जो गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं उसका डायरेक्ट आउटकम है, उसका जो परिणाम है। द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आर, अब गवर्नमेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या है, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और एलोकेशन ऑफ फंक्शंस। थ्रू द बजटरी पॉलिसी government aims to reallocate resources in accordance with the economic and social priorities of the country, ठीक है। थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज, रीलोकेट करती है रिसोर्सेज को इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इकोनॉमिक मतलब कोई भी काम अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट है तो उसमें हम प्रॉफिट की बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं। विद द इकोनॉमिक एंड सोशल पब्लिक वेलफेयर प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री, ठीक है। सोशल प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, कैसे रिसोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, कैसे गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन रिसोर्सेज के जो एलोकेशन है ना, उसका आवंटन है, उसको गवर्नमेंट कैसे प्रभावित करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है कि गवर्नमेंट रिसोर्स के एलोकेशन को कैसे प्रभावित करती है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज। टैक्स का कंसेशन दे देगी या सब्सिडीज दे देगी। टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन सब्सिडीज। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स का कंसेशन, कि आप अगर ट्राइबल एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़, नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की के टैक्स हॉलीडेज़ की घोषणा की जाती है। अब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो अगर सही मायने में एंटरप्रेन्योर हैं तो वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि हम वैसे एरिया में करें जिससे कि हमको टैक्स की छूट मिल जाए और हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर लें, क्योंकि वो एरिया ऐसे एरिया है जो नेग्लेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल ट्राइबल एरियाज में स्कूल नहीं खोलता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कहे कि आप ट्राइबल एरिया में स्कूल खोलेंगे तो आपको सब्सिडी दी जाएगी, आपको लैंड फ्री में मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, लैंड फ्री मिल जाएगी, एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाएगा, गवर्नमेंट से टैक्स के हॉलीडेज मिल जाएंगे, तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं
जो कि द्वारका और बाकी जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी भी बैकवर्ड एरिया में नहीं दिखने मिलते हैं। हालांकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट के जो भी स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल हैं, तो वो दिखाई देते हैं। हमारे स्कूल केंद्रीय विद्यालय कारगिल में भी दिखाई देता है, हमारा स्कूल नागालैंड में दिखाई देता है, तवांग की पहाड़ियों पर भी दिखाई देता है। ठीक है, तो वो बात की जा रही है कि गवर्नमेंट क्या करती है, टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशंस, सब्सिडीज एटसेट्रा टू द प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट डिस्करेजेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स। देखिए, गवर्नमेंट डिस्कस करती है कि हार्मफुल, जैसे क्या हार्मफुल है, लाइक लीकर, सिगरेट्स एटसेट्रा, थ्रू हैवी टैक्स, उन पर हैवी टैक्सेस होता है, शराब वगैरह पर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन होता है। इनकरेज द यूज ऑफ खादी, अब खादी पर वो गवर्नमेंट इनकरेज करने के लिए सब्सिडी दे रही है, और दूसरी तरफ हाई टैक्सेशन लगा रही है किस पर, लीकर पर, सिगरेट वगैरह पर। एक को डिस्करेज करना है, एक को इनकरेज करना है। तो जिसको इनकरेज करना है उस पर सब्सिडी दे दिया, और जिसको डिस्करेज करना है उस पर हाई टैक्सेशन दे दिया बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी। देखो यहाँ पर सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है और हाई टैक्सेस लगा रही है इस पर, लिकर पर। अब डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, देर आर मेनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ये कुछ तो प्रॉफिटेबल होती हैं, कुछ तो नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। और ये सब चीज़ें क्या है, जो नॉन प्रॉफिटेबल, प्राइवेट सेक्टर उसको छूता नहीं है, क्योंकि उनका मोटिव ही है केवल प्रॉफिट अर्न करना। लाइक वाटर सप्लाई, अब देखो वाटर सप्लाई है ना, सैनिटेशन, हाँ इसेंशियल बट नॉन प्रॉफिटेबल, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस। अब ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, अति आवश्यक हैं। डिफेंस, देश सुरक्षित नहीं रहेगा, देश की सीमाएँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो कोई भी प्रोड्यूसर नहीं करेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसको हमेशा डर बना रहेगा। सैनिटेशन नहीं होगा तो लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो लोगों का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों पर का नुकसान होगा। ठीक है, नेशनल हेल्थ कमज़ोर होगा। तो ये सारी बातें, ठीक है, तो ये सब नॉन प्रॉफिटेबल एरियाज हैं। दीज आर कॉल्ड पब्लिक गुड। अब ये जो है क्या कहलाता है, जो सबके लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, ठीक है, वो पब्लिक गुड कहलाता है। तो पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स और सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड। ये पब्लिक गुड्स क्या है, वो जो कलेक्टिवली कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम एंजॉइंग देयर बेनिफिट। हम एंजॉय उसको रोक नहीं सकते, जैसे पार्क है, अब उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, उसको ऐसी चीज़ों पर जिस पर सबका अधिकार हो, वो सारी चीज़ें पब्लिक गुड कहलाती हैं। ये बात ध्यान रखना। और नॉट रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर्स। ठीक है, द मेन फीचर्स ऑफ द, ये नीचे दिया भी हुआ है, इसको जरा हम आगे देखेंगे बाद में। अब आते हैं डायरेक्ट, ये पब्लिक गुड हो गया। सच एक्टिविटीज़ आर नेसेसरली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू रेज सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर के लिए पब्लिक गुड जो है उस पर सरकार इन्वेस्ट करती है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड का एक अलग से यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप स्टॉप करके देख सकते हैं। या चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव फोकस करते हैं, इस पर हम पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड को अलग से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और एलोकेशन फंक्शन, और इसके अंदर दो हम पॉइंट हमने देखे कि कैसे सरकार प्रभावित करती है, तो टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज के माध्यम से। दूसरा, डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो एरियाज जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और जिसमें सोशल वेलफेयर लोगों का निहित होता है। जैसे आपका अभी हमने देखा पब्लिक गुड का कॉन्सेप्ट देखा, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस। तो वैसे एरियाज में सरकार अपने डायरेक्ट प्रोडक्शन करती है, उसमें एंट्री करती है, उसमें अपने इन्वेस्टमेंट करती है। चलिए, दूसरा पॉइंट हमारा रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, redistribution of income or redistribution function. Economic inequality is an inherent part of every economic system. Economic inequality क्या है, is an inherent part of every economic system. Government aims to reduce such inequalities of income and wealth. Government aims to reduce such inequalities of income and wealth through budgetary policies. ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम है उसको कम करने का, एंड वेल्थ कैसे करते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसके द्वारा गवर्नमेंट इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम को कम करने का प्रयास करती है। तो इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है, ये आप कितना भी प्रयास कर लें, वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ तो होती ही है। कोई ना कोई क्लास, जैसे क्लास में ही बहुत सारे एक ही टीचर पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, कुछ बच्चे कम मार्क्स लाते हैं।
ये तो होता ही। और ये समय के साथ कुछ बच्चे मार्जिनलाइज हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। कुछ तरह हमारे समाज में भी देखने को मिलता है, एक क्लास जो है एंटरप्रेन्योर बन जाता है, जिससे हमारे हाथों की उंगलियां कहती हैं बार बार हमारा अलग अस्तित्व है, हमारी अलग पहचान है। ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग। दूसरी तरफ समाज में जो वर्ग है उस सबकी अपनी अपनी पहचान है, सब वो सब बात सही है, लेकिन सबके एफर्ट्स के अलग अलग होते हैं। क्लास का एग्जाम्पल मुझे ज़्यादा उचित लगता है कि सबके अलग अलग एफर्ट होते हैं, इसलिए एक ही माँ बाप की संतान सब बराबर नहीं होती हैं। कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है। दूसरी तरह ये ये नियम यहाँ भी लागू होता है समाज के ऊपर। तो इनइक्वलिटीज़ बंद हो जाती है समय के साथ, कुछ लोग पिछड़ जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम समाज में जो जो विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं धीरे धीरे, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उन विभिन्नताओं को कम करें। लेकिन ये कहना कि केवल समाज में डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही लोग पिछड़े हुए हैं, नहीं, अपनी अपनी काबिलियत से लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात बहुत सही है। हाँ, लोग जो पिछड़ जाते हैं उस पर सरकारों का ध्यान होना चाहिए, ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास होना चाहिए। चलिए, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें जो रिडक्शन का काम करती है इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट्स अ बजटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम by imposing taxes on the rich and spending more on the welfare of the poor. गवर्नमेंट एम क्या करती है, एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच। ठीक है, रिच लोगों पर टैक्स लगाती है, एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच। ठीक है, इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच। ठीक है, ये हो गया, एंड स्पेंडिंग मोर on the welfare of the poor. It will reduce income of the rich and raise standard of living of the poor. It will reduce income of the rich and raise standard of living of the poor, thus reducing inequality in the distribution of income. ठीक है, आप बहुत तरह की सरकार की योजनाएं चलती हैं, सरकार की योजनाओं में मनरेगा जैसी स्कीम आती है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा देखिए सरकार गरीबों को हेल्प करती है, चीप रेट पर गवर्नमेंट इसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करती है। ये सब सारी जो स्कीम्स सरकार की बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, जैसे मान लीजिए वीडो के लिए है या स्कॉलरशिप की जो योजनाएं हैं, तो ये सब सारी जो है सरकार का पर्पस क्या है, इनक्रीज ऑफ इनकम है, उसको किसी भी तरह उसको कम करने का प्रयास किया जाए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन के द्वारा। फ्री एलपीजी कनेक्शन अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एंड फूड ग्रेन्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस to the below poverty line BPL families by the government helps to raise quality of life of the BPL population. अब सरकार का यहाँ एक उद्देश्य क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है बीपीएल सुविधाओं का उपयोग करते हैं, बहुत करप्शन है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आधार वगैरह से बहुत सारी चीज़ों को लिंक कर दिया है, जिससे पता चल जाए कि लोगों की इनकम वास्तव में क्या है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपकी इनकम निश्चित रूप से बीपीएल के क्राइटेरिया में नहीं आएगी, तो आप लोग ऐसे लोगों को एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, इसी तरह सरकार ने ये भी कहा था कि जिन लोग सब्सिडी अफोर्ड कर सब्सिडी जिनको ज़रूरत नहीं है, जो एलपीजी सिलेंडर अफोर्ड कर सकते हैं, उनको सब्सिडी छोड़ देना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ा भी था। अब आती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो ये फ्लक्चुएशंस हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं, लार्ज एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस। ठीक है, प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको कम करना, उनको ख़त्म करना, समाप्त करना। ठीक है, उसमें को स्टेबलाइज करना। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेज। सच फ्लक्चुएशंस क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन द इकोनॉमी। ये फ्लक्चुएशंस का प्रभाव क्या होता है, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, जिससे इन्वेस्टर्स डरा हुआ होता है कि प्राइस ज़्यादा, इन्वेस्टर्स को तो प्राइस ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेंगे तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है उनके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, और मान लीजिए इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन प्राइस राइज हो, प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर प्राइस मान लीजिए लो हो गए तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा।
ठीक है, तो रुपये की वैल्यू को पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट प्रभावित होना है। गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दीज फ्लक्चुएशंस थ्रू टैक्सेज एंड एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट इस फ्लक्चुएशन को कैसे रोकती है? टैक्स लगाकर या एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर कर। मान लीजिए प्राइस राइज, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्राइस राइज है। प्राइस राइज का सीधा सा मतलब है कि मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो सरकार क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर की जो चीज़ें हैं उसको घटा देगी। ठीक है, सब्सिडी दे रही है तो बंद कर देगी। टैक्सेशन को उस समय जहाँ बढ़ा देगी टैक्सेशन को, ठीक है, जिससे लोगों के हाथ में पैसा कम हो, जिससे खर्चे कम हो। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के डिमांड और सप्लाई जो कमोडिटीज़ है उसके बैलेंस को बनाने का प्रयास करेगी, मनी सप्लाई वगैरह को कंट्रोल करके। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज इमर्ज व्हेन एग्रीगेट डिमांड। कैसे इन्फ्लेशनरी मतलब प्राइस राइज। इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या हुआ? ये प्राइस राइज, जब प्राइस राइज हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या करेगी? एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड। अब गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को कम करेगी। मतलब लोगों के लोग कम सामान खरीदें। लोग सामान कब खरीदते हैं? जब उनके हाथ में पैसा ज़्यादा हो। तो कुल मिला के मनी सप्लाई को घटाना होगा। ठीक है, बाई रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। अब सरकार क्या करेगी? एक्सपेंडिचर को देखिए घटाएगी। यहाँ पर मैंने पहले ले दिया था। ड्यूरिंग इन डिफ्लेशन, अब डिफ्लेशन में क्या होगा? लोगों को सामान बिक नहीं रहे हैं, तो लोगों को मनी सप्लाई को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, मतलब लोगों के हाथ में पैसा होगा तभी तो खर्च करेंगे। ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए। यहाँ लिख दिया इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को क्या करें? बढ़ाना है। एंड गिव टैक्स कंसेशन, और टैक्स को मीन्स हॉलीडे। टैक्स अगर कम होगा तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा, मतलब डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगा और लोग खर्च करेंगे। एंड सब्सिडीज। ठीक है, इन शॉर्ट पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के समय में क्या सरप्लस बजट होगा? ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा। एंड डेफिसिट बजट ड्यूरिंग द डिफ्लेशन। डेफिसिट बजट का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रिसिप्ट कम। ठीक है, ये हुआ डेफिसिट बजट। और सरप्लस बजट में क्या हुआ? रेवेन्यू, रिसिप्ट ज़्यादा, एक्सपेंडिचर कम। ध्यान रखना। हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्पेशली नेचुरल मोनोपोलीज, which are established and managed for social welfare of the public. अब there are large number of public sector industries, और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हमारे देश में, चूँकि शुरुआत में हमने पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी दी थी और हमने देखा था कि हमने प्राइवेट सेक्टर को नेगलेक्ट किया था। और आईपीआर 1956 में भी हमने देखा था कि मेजोरिटी ए और बी में पब्लिक सेक्टर की प्रायोरिटी थी और सी में जो है प्राइवेट सेक्टर आता था। ठीक है, तो इसलिए ए तो एक्सक्लूसिवली 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो बिल्कुल थी। 12 में भी प्रायोरिटी में पब्लिक सेक्टर ही था और सी में प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को मिला के नेगलेक्ट हुआ शुरू से। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसलिए हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर की बहुत आयत हो गई। ठीक है, स्पेशली नेचुरल मोनोपोलीज, तो उनको उसमें उस क्षेत्र में मतलब मोनोपोली की स्थिति उनकी बनी हुई थी। जैसे रेलवे को देखिए, उसकी मोनोपोली है, नो स्टेट रेलवेज आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया, विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर। वो जो इनकी स्थापना हुई थी सोशल वेलफेयर के लिए हुई थी। ठीक है, और उनको मैनेजमेंट उनका सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता था। बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजंस फॉर मैनेजिंग सच इंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। तो बजट में इनके भी मैनेजमेंट और इनके लिए भी फाइनेंशियल एड की बातें की जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेचुरल मोनोपोली है, एक वर्ड आया है तो उसको देखते हैं। नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन अ सिंगल फर्म कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कॉस्ट विच इज लोअर देन दैट ऑफ द कंपीटिंग फर्म्स। ठीक है, नेचुरल मोनोपोली क्या है, कब स्थिति बनती है? तो नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन अ सिंगल फर्म कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज at a cost which is lower than that of many competing firms. Government operates, manages and controls natural monopolies like railways, post offices, electricity, etc. to promote public welfare. ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पर। इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? रियल जीडीपी में सस्टेनेबल, लगातार वृद्धि होनी चाहिए रियल जीडीपी में।
ऑफ एनी इकोनॉमी, दैट इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंक्रीज तो रियल जीडीपी में क्या करें, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। बजट कैन बी इफेक्टिव टूल टू इंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री। बजट उसका एक टूल है। अब सिंपल सी बात, जीडीपी क्या, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जितने ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चाहे प्राइमरी में हो चाहे सेकेंडरी में हो, टर्सरी, कुल मिला के अगर प्राइमरी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, सेकेंडरी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, टर्सरी सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो इसका प्रभाव हमारे जीडीपी पड़ेगा। लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कब है, जब सस्टेनेबल इंक्रीज हो रियल जीडीपी में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। ठीक है, तो बजट कैन बी एन इफेक्टिव टूल टू इंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे करेगा बजट? ठीक है, एक इफेक्टिव टूल कैसे बन सकता है? पहले, इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स रिबेट्स, अगर गवर्नमेंट क्या करते हैं, टैक्स रिबेट दे दे, छूट दे दे, एंड अदर इंसेंटिव्स, और दूसरे तरह के जो इंसेंटिव्स है फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट्स, इट कैन स्टिमुलेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। तो इससे क्या होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को इसमें दोनों की बढ़ोतरी होगी, दोनों को फ़ायदा होगा। ठीक है, दोनों बढ़ेंगे, सेविंग बढ़ेगी और सेविंग भी इन्वेस्टमेंट में के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी enhances the production activity in different sectors of an economy। ठीक है, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, अगर चाइना ने अपने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था, तो उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद चाइना में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ था, और इंडिया ने जब किया तो उतनी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? बेसिक डिफरेंस कि चाइना का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था वो प्लान्ड था, और इंडिया का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनप्लान्ड था। हम जब कटोरा छाप इकोनॉमी हो गए, तब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सोचा। चाइना बहुत पहले से कंजर्वेटिव इकोनॉमी होते हुए चाइना ने अपने इकोनॉमी को रिफॉर्म्स करना शुरू किया, क्योंकि उसके लीडरशिप में एक विजन था, देश को डेवलप करना, अमेरिका के सामने खड़ा करना, विश्व के मानचित्र पर उभारना। ठीक है, अपने पास्ट का ध्यान रखते हुए चाइना और इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी का 2/3 कंट्रोल करते थे। तो ये बात है, यहाँ पर मैं ये जो फोकस करना चाहता हूँ, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने जब 1991 में अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया तो एफडीआई बहुत कम आए। कारण क्या था कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले फोकस नहीं किया। भारत का विदेशी कंपनियों के लिए जिस तरह की सुविधाएं उनको दूसरे देशों में या उनके अपने यूरोप या अमेरिका में मिलती थी, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में नहीं थे, जिसकी वजह से उनको बिजनेस रन करने में परेशानी हुई। उस तरह के उनके जो ऑफिस, उनको सुविधाएं, रोड का नेटवर्क, एयरपोर्ट का नेटवर्क, बाकी जो हर्डल्स थे इकोनॉमी में, वो सारी। तो स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी इन्हांसेस द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी जिस हाल में नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या सुनी वैष्णो जी रेलवे पर जितना आप देख लो कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, फॉरेन एफडीआई भी बढ़ा है। स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी इन्हांसेस द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, government expenditure is a major factor that generate demand for different types of goods and services in economy, which induces growth in the private sector too। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ मेजर फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर पे करता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, डिमांड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इकोनॉमी में बहुत दूसरे तरीके अन्य जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके डिमांड को क्रिएट करता है। ठीक है, विच इंड्यूसेस, और उसका प्रभाव क्या करता है, वो उसका परिणाम क्या होता है कि ग्रोथ और प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ उससे प्रभावित होता है। प्राइवेट सेक्टर में जो एंटरप्रेन्योर है वो उसको मोटिवेशन मिलता है। हाउएवर, बिफोर प्लानिंग सच एक्सपेंडिचर, रिबेट एंड सब्सिडीज, गवर्नमेंट शुड चेक द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्स रेट्स। ठीक है, इस तरह के जो हम एक्सपेंडिचर की जो प्लान कर रहे हैं उससे पहले गवर्नमेंट को बहुत सारे पॉलिसीज डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसलिए बात को यहाँ एम्फेसाइज किया गया है। हाउएवर, बिफोर प्लानिंग सच एक्सपेंडिचर, इस तरह के एक्सपेंडिचर को करने से पहले रिबेट एंड सब्सिडीज, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड चेक द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मान लो कि इन्फ्लेशन की स्थिति है और आपने सब्सिडीज दे दिया तो और भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आपको एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में और आपने टैक्स रेट्स को सब्सिडीज आपको गवर्नमेंट मान लो सब्सिडीज़ दे रही है, और उसमें एक तरफ सब्सिडीज़ दे रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को बढ़ा रही है, तो सब्सिडी का फ़ायदा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को प्लानिंग करने की जरूरत है। ऑल्सो देयर
देयर मे बी रिस्क ऑफ डेब्ट ट्रैप, और इसमें डेब्ट ट्रैप में, ऋण जाल में फंसने की भी संभावनाएं रहती हैं। इफ़ लोन्स आर टू हाई टू फाइनेंस द एक्सपेंडिचर, अगर आपने लोन लिया और लोन बहुत ज़्यादा है तो आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। तो इसका भी एक डर बना रहता है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को अपने सब्सिडीज़, अपने रिबेट और एक्सपेंडिचर को प्लान करने से पहले बहुत सारे इन्फ्लेशन और टैक्स रेट्स की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। अब रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो क्षेत्रीय विषमताएं जो हैं, मतलब भारत में अगर देखें तो एक तरफ आपको झारखंड दिखाई देगा, आपको उड़ीसा दिखाई देगा, आपको आंध्र प्रदेश का कुछ बैकवर्ड एरियाज दिखाई देगा, महाराष्ट्र का कुछ बैकवर्ड एरियाज दिखाई, तो ये रीजनल डिस्पैरिटी। दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा ऐसे स्टेट, तमिलनाडु ऐसे स्टेट दिखाई देंगे, महाराष्ट्र ऐसे दिखाते हैं जहाँ कंपेरेटिवली, गुजरात ऐसे स्टेट दिखाते हैं जहाँ कंपेरेटिवली रिच पॉपुलेशन है। ठीक है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, द गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, तो रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करने के लिए सरकार अपने टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी दोनों का प्रयोग करती है, विच इंकरेजेस द सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। जैसे मैंने झारखंड का एग्जांपल दिया, हम उड़ीसा के एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, कोरापुट का रीजन है, रायगढ़ का रीजन है, ओंगुल का रीजन है वहाँ पर उड़ीसा में। ठीक है, बहुत बैकवर्डनेस है उस एरिया में, मैं वहाँ 2 साल रहा, मैंने देखा है बहुत नज़दीक से बैकवर्ड। फॉर एग्जांपल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ इन द बैकवर्ड रीजन्स फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज के लिए सरकार उसी तरह के एक्सपेंडिचर, उसने सरकार ने एक्सपेंडिचर किया, वहाँ पर यूनिट्स लगाई, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, वहाँ परचेजिंग पावर आई, वहाँ एक्सपेंडिचर लोग करना शुरू किया, वहाँ डिमांड क्रिएट हुई, प्राइवेट सेक्टर वहाँ प्रोडक्शन करने लगा। ठीक है, इस तरीके से तो इस गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी से प्राइवेट सेक्टर को कितना लाभ हो रहा है और लोगों को अल्टीमेटली वेलफेयर हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन वेरियस वेज। आपको ध्यान हो कि एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर का एक मोटिव ही था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन वेरियस वेज। इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोई भी रोड बनेगा तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्कूल की बिल्डिंग बनेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, ब्रिजेज, expansion of roads, etc. creates jobs for different sections of workforce in rural urban areas. Government aims to provide jobs through various employment generation schemes like मनरेगा, SJ, SRY, PMRY, etc. ठीक है, तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी का बहुत बड़ा योगदान है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसे एग्जांपल लिया, रोड है, स्कूल है, ब्रिजेज एट्सेट्रा, है ना। तो ये गवर्नमेंट को इस टूल का सक्सेसफुल प्रयोग करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। चलिए, हम ना पिछले में एक पब्लिक गुड की बात कही थी कि इसको दोबारा हम देखेंगे, उस समय हम लोगों ने टाल दिया था। तो देखिए यहाँ पर हमने पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड क्या है। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स और सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड। इसके लिए एक की पॉइंट है कलेक्टिवली कंज्यूम। जैसे पार्क है ना, डिफेंस है, सब कलेक्टिवली यूज़ करते हैं, सैनिटेशन कलेक्टिवली यूज़ करते हैं, तो कलेक्टिवली कंज्यूम्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन, किसी को हम अलग नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, सब एक्सक्लूड नहीं कर सकते फ्रॉम एंजॉइंग देयर बेनिफिट्स, and one person consumption does not reduce the availability of others. The two main features of public goods are non-rivalrous. Public goods जो है non-rivalrous होते हैं. The benefits of public goods are available to all and are not only restricted to one particular consumer. For example, if we consider a public park, the benefits of park will be available to all. Simple सी बात, ठीक है, नॉन राइवलर्स। द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल एंड आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर। ठीक है, जिस तरह की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। अब आइए, पब्लिक गुड आर नॉन एक्सक्लूडेबल। इन केस ऑफ पब्लिक गुड देयर इज नो पॉसिबल वे to exclude anyone from enjoying the benefits of the good. Due to this reason, public goods are called non-excludable. ठीक है, even if some users do not pay, it is difficult to collect fees for the public good. These non-paying
यूजर्स आर नोन एज फ्री राइडर्स। ठीक है, पब्लिक गुड आर नॉन एक्सक्लूडेबल। इन केस ऑफ पब्लिक गुड देयर इज नो पॉसिबल वे टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट्स। नो, कहाँ से, नो पॉसिबल वे टू एक्सक्लूड anyone from enjoying the benefits of the good. Due to this reason, public goods are called non-excludable. Even if some users don't pay, it is difficult to collect fees. It is difficult to collect fees for the public good. These non-paying users are known as free riders. Even if some users don't pay, it is difficult to collect fees for the public good. These non paying users are known as free riders. ठीक है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे फ्री राइडर्स होते हैं जो पार्क के लिए पे नहीं करते हैं, है ना, वो सब जिन लोगों ने पे किया उसके अलावा वो भी यूज़ करते हैं, तो वो फ्री राइडर्स कहे जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया नॉन एक्सक्लूडेबल है, किसी को आप वंचित नहीं कर सकते। सड़क का टैक्स हम देते हैं लेकिन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम भरते हैं लेकिन यूज सभी करते हैं। अब प्राइवेट गुड देखिए, प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स और सर्विसेज हुज बेनिफिट्स एक्रू टू पीपल हु पे फॉर देम। ठीक है, बेनिफिट एक्रू टू द पीपल हु पे फॉर देम। They are rivalrous and excludable as their consumption by one person reduces the amount available for others. They are rivalrous, ठीक है, उसके लिए राइवलरी होती है, मेरा है मेरा है, एंड एक्सक्लूडेबल, तो जिसने इसको ऑन किया हुआ है उस दूसरे को रोक सकता है। एंड एक्सक्लूडेबल, वो राइवलरस है और इसकी प्रतियोगिता होती है, उसको अलग किया जा सकता है। एज देयर कंजम्पशन बाय वन पर्सन रिड्यूसेस द अमाउंट अवेलेबल फॉर अदर्स एंड पीपल हु डोंट पे कैन बी एक्सक्लूडेड, जो नहीं पे करते हैं उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है फ्रॉम यूजिंग देम। फॉर एग्जाम्पल, एंड आइसक्रीम कैन बी इंजॉयड ओनली बाय द पर्सन हु बाइज इट। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, जो पे करता है वो उसको बाई करेगा, वही ओन करेगा, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ ध्यान देने की बात है, एक टर्म आता है पब्लिक प्रोविजन वर्सेस पब्लिक प्रोडक्शन। तो इस दोनों शब्दों के बीच में क्या डिफरेंस है? पब्लिक प्रोविजन रेफर्स टू फंडिंग ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, फंडिंग ऑफ पब्लिक गुड्स थ्रू द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के द्वारा जो पब्लिक गुड की पर फंडिंग की जाती है उसको पब्लिक प्रोविजंस कहे जाते हैं। विच कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट बाय द पब्लिक। ठीक है, विच कैन बी, और इसका प्रयोग जो है पब्लिक जो है बिना किसी पेमेंट के इसका प्रयोग कर सकती है, बिना किसी परमिशन किसका प्रयोग किया सकता है। तो पब्लिक प्रोविजन क्या होता है? पब्लिक प्रोविजन रेफर्स टू फंडिंग ऑफ पब्लिक गुड। ठीक है, पब्लिक गुड का फंडिंग थ्रू द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के द्वारा फंडिंग की जाती है जो पब्लिक प्रोविजंस के तहत आते हैं। विच कैन बी यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जा सकता है विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट, और बिना किसी डायरेक्ट पेमेंट के पब्लिक के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। पब्लिक प्रोडक्शन रिलेट्स टू दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पब्लिक प्रोडक्शन क्या है? जो सरकार डायरेक्ट प्रोडक्शन करती है। और पब्लिक प्रोविजन क्या है? रेफर्स टू फंडिंग ऑफ पब्लिक गुड थ्रू द गवर्नमेंट बजट विच कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट बाय द पब्लिक। तो ये यहाँ पर दो शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा कि पब्लिक प्रोविजन वर्सेस पब्लिक प्रोडक्शन। तो पब्लिक प्रोडक्शन क्या है? ये बताता है कि दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट सॉरी। तो इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, इसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की। ठीक है, गवर्नमेंट बजट की मीनिंग को हमने देखा और ऑब्जेक्टिव्स पर हमने चर्चा की। ठीक है, थैंक यू।